गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कृतिका का लेसन नंबर 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, रीढ़ की हड्डी लेसन के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। बेटा, हर पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी शादी करके एक अच्छे परिवार में जाए, उसे वहां पर हर वो सुख सुविधा मिले जो हर पिता चाहते हैं बेटी को देना। उसे वहां किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, नौकर चाकर हो, धन दौलत हो, हर चीज मिले उसे, कभी किसी की कोई कमी ना हो। हर पिता का ये सपना होता है, लेकिन हर पिता ये भूल जाते हैं कि हम जिन सुविधाओं को अपनी बेटी को देना चाहते हैं उसके साथ साथ एक चीज और होने का बहुत जरूरी आवश्यकता है, वो है आत्मसम्मान, रेस्पेक्ट। अगर बेटी को शादी के बाद रेस्पेक्ट भी अगर मिलती है, सुख सुविधाएं तो हो, अच्छी बात है, किसी चीज की कमी ना हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बेटी को मान सम्मान इज्जत मिलनी भी चाहिए। अगर उस बेटी को रेस्पेक्ट मिलती है ससुराल में, तो उसका जीवन और भी ज्यादा मंगलमय, सुखमय, आनंदमय बन जाता है। लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है कि आज हमारे समाज में, पुरुष प्रधान समाज में, लड़कियों को पूर्ण रूप से सम्मान नहीं मिल पाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सबको नहीं मिल पाता है, लेकिन अधिकतर औरतों को, बहुओं को, बेटियों को वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो उनका हक होता है। जैसे मैंने अभी बताया, पुरुष प्रधान समाज है हमारे यहाँ, तो कहीं ना कहीं पुरुषों के अंदर जो एटीट्यूड होता है, ईगो होता है, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है, जिसके कारण लड़की वो सम्मान नहीं पा सकती है। इस पाठ में राम स्वरूप जी का भी यही सपना है कि उनकी बेटी एक अच्छे खानदानी परिवार में शादी करके जाए, उसको सुख सुविधाएं मिलें, उसका जीवन आनंद में रहे। तो उनका भी ये सपना है, बेटी के पिता का ये हक भी है कि वो ये सपना पूरा करना चाहते हैं, कोशिश करें। और कहीं ना कहीं कोशिश करने में कई बार बेटी के पिता को झूठ भी बोलना पड़ता है, जैसा कि राम स्वरूप जी ने इस लेसन में दिखाया है, झूठ बोले हैं। हम उनकी मजबूरी को समझते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी के प्यार के कारण ये सब करते हैं जो गलत है। अब एक मजबूर पिता अपनी बेटी की खुशियों के लिए झूठ बोलता है। ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है, वो एक अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे पिता भी हैं। वो लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई थी। बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं है, और इसीलिए बेटी जो है वो अच्छी पढ़ी लिखी थी, कॉलेज में पढ़ती थी। अब शिक्षा के तो समर्थक हैं ही हैं वो, साथ ही साथ एक अच्छे सभ्य नागरिक भी हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है इसमें वो है गोपाल प्रसाद जी। गोपाल प्रसाद जी
बेटे के पिता हैं, बेटा यानी शंकर। गोपाल प्रसाद जी पेशे से वकील हैं, जो विवाह को बिजनेस मानते हैं, शिक्षा के विरोधी हैं। उनके अकॉर्डिंग लड़का जितना चाहे वो पढ़ सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन ये सारे अधिकार लड़कियों को नहीं हैं। यानी वो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। यहां तक कि लड़की की तुलना निर्जीव वस्तु से करते हैं। जैसा हम अभी आगे पढ़ेंगे, लड़की को वो निर्जीव वस्तु मानते हैं। जब अपने बेटे शंकर के लिए लड़की देखने जाएंगे तो वहां पर उसे ठोक बजाकर चेक करते हैं। और ठोक, जैसे हम किसी भी निर्जीव वस्तु को लेने के लिए मार्केट जाते हैं तो हम उसे ठोक बजाकर चेक करते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। ऐसे ही गोपाल प्रसाद जी करते हैं। कहाँ? उमा जो लड़की है, मतलब ये राम स्वरूप जी की जो बेटी है उमा, राम स्वरूप जी की बेटी उमा और गोपाल प्रसाद जी का बेटा शंकर, इन दोनों के विवाह की चर्चा इस पाठ में की गई है। ये जब लड़की को देखने जाते हैं तो ठोक बजाकर चेक करते हैं। यहां तक कि शादी में मिलने वाली राशि यानी लेन देन यानी दहेज की भी रकम पूछते हैं। लालची तो हो ही गए। जब दहेज की रकम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब दहेज के भी ये लालची हैं। ये चाहते थे कि इन्होंने अपने बेटे पर जितनी भी राशि आज तक खर्च की है वो सब राशि बेटी का पिता उन्हें वापस लौटा दे। इसलिए वो लेन देन की बात भी करते हैं। लालची तो है ही हैं, जैसे मैं बता ही रही हूं आपको। जबकि यहां जो लड़की उमा है, जिसकी शादी की चर्चा की जा रही है, उमा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, आज्ञाकारी बेटी भी है, जिसे दिखावा करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी अपने पिता के कहने पर वो लड़के वालों के आगे अच्छा दिखने के लिए मेकअप करने के लिए तैयार हो जाती है। उमा शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने पिता की खुशी के लिए वो लड़के वालों के आगे अच्छे तरीके से तैयार होने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें माँ भी है। माँ जैसा कि अगर कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम अपने घर को अच्छी तरह सजाते हैं, संवारते हैं। कैसे? चादरें बदली जाती हैं, पर्दे बदले जाते हैं, अगर कोई नए बर्तन रखे हों तो उनको निकाले जाते हैं, साफ सफाई अच्छी तरह प्रॉपर से की जाती है। तो ये सारी चीजें उमा की माँ के द्वारा किए जाता है। साथ में एक नौकर भी है जो इनकी हेल्प करता है। तो तकिए के कवर भी बदल दिए, कमरे को सबको भी सजा दिया गया, एक स्पेशल सा माहौल क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि स्पेशल मेहमान आने वाले हैं। लेकिन उमा नहीं चाहती अभी शादी करना, इसीलिए वो मुंह फुलाए बैठी है और शादी नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी पिता के लिए, खुशी के लिए वो तैयार हो जाती है। उमा की मां प्रेमा को उसके पति कहते हैं कि
उमा को समझाए कि जब लड़के वाले आए तो उनके आगे अच्छा सा बिहेव करे, अच्छी बेटी होने का प्रेजेंटेशन दे, कोई बहस ना करे। ये जो राम स्वरूप जी हैं, राम स्वरूप जी अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि जिस लड़के के पिता से बात चल रही है, मतलब जिस खानदान में उमा की शादी की चर्चा चल रही है, वो खानदान अच्छा है, पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की मिले ताकि चुपचाप वो घर का काम करती रहे, किसी के आगे जबान ना लड़ाए, जो भी काम है, जो भी जैसा माहौल है वैसे उसे चुपचाप अपना ले। तो रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से आग्रह करते हैं कि उमा को वो ये समझा दे कि कोई भी प्रॉब्लम ना करे, स्पेशली लड़के वालों के आगे अपने पढ़ी लिखी होने के बात ना बताए। गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहते थे, वो जैसे कम पढ़ी लिखी हो, किसी से कोई बहस ना करे, चुपचाप घर का काम करे, तो वो एक जैसे निर्जीव वस्तु घर में रहती है उस तरह की वो लड़की चाहते थे। बाप तो बाप, बेटा भी 2 कदम उनसे आगे था। जबकि वो कॉलेज में पढ़ता था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, यहां तक कि कॉलेज में शंकर के दोस्त उससे कहते हैं कि तेरी कोई बैकबोन भी है या नहीं है, क्योंकि वो झुककर चलता था। यहां बैकबोन का अर्थ 2 अर्थों में है। एक तो शारीरिक रूप से बैकबोन, जिसकी झुकी हुई होती है, जो सीधा नहीं चल सकता। तो यहाँ जो लेसन का नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है, उसका स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने शरीर को चला सकते हैं। यहां पर दूसरा अर्थ जो है वो है मानसिकता। मानसिकता का अर्थ यहां है कि अगर आपकी सोच अच्छी है, झुकी हुई नहीं है, तो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हो। तो यहाँ रीढ़ की हड्डी में 2 अर्थ व्यक्त किए गए हैं, एक तो शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। यहाँ शंकर को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज बताया गया है। शारीरिक रूप से तो वो झुक के चलता है, ये बात सही है, लेकिन उसकी सोच भी अपने ही पिता की तरह है, क्योंकि जब भी ये उसके फादर बात करेंगे रिश्ते की तो ये चुपचाप सुनता रहेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। अगर ऑब्जेक्शन होता, उसके विचार अगर अच्छे होते तो ऑब्जेक्शन भी करता बीच में, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो इसलिए ये शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज बताया गया है। अब बातों ही बातों में गोपाल प्रसाद जी बता देते हैं कि भाई हमें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कम पढ़ी लिखी लड़की होगी तो उसे सही गलत का पता नहीं होगा, घर का काम चुपचाप करेगी, किसी को कोई जवाब नहीं देगी। तो ये बातों बातों में बता देते हैं। जब इन दोनों की चर्चा चल रही थी तब इतने में उमा पान की तश्तरी लेकर आती है। उमा को चश्मा पहने देख
एकदम से बाप बेटे चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये शक हो जाता है कि लड़की ने चश्मा क्यों लगा रखा है, कहीं लड़की पढ़ी लिखी तो नहीं है। लेकिन बेटी के पिता उन्हें एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं नहीं, इसकी आंख दुखनी आ गई थी, जिस कारण से डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाने के लिए कहा है। गोपाल प्रसाद जी बार बार ये कंफर्म करना चाहते हैं कि कहीं ये चश्मा पढ़ाई के कारण तो नहीं लगा। फिर वो उमा से कोई गीत सुनाने के लिए कहते हैं, तब उमा भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर नागर दूजा न कोई। अब ये जब ये भजन गा रही होती है तो गाते गाते उसकी नजर शंकर पर पड़ती है और एकदम गाते गाते रुक जाती है। तब वो गाना नहीं गाती, तब जब अचानक रुक जाती है तो गोपाल प्रसाद जी आगे पूछते हैं कि बेटा तुझे पेंटिंग सिलाई आती है, उसका ज्ञान है तुझे, कोई इनाम किसी चीज में जीता है तो बताओ। मतलब वो कुरेदना चाहते हैं कि कुछ बताए, लेकिन उमा चुप रहती है। जवाब ना देने पर जब उन्हें लगता है कि बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, तो बार बार उससे जवाब देने के लिए कहा जाता है। जब उसको बार बार जोर दिया जाता है तो एकदम से वो जोर से चिल्ला पड़ती है, फूट पड़ती है और कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज कुर्सी बिकती है तो दुकानदार से कोई कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो ठीक, वरना उसे छोड़ देता है। उमा के ये वचन सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तब ये जो उमा लाइन बोलती है, इससे क्लियर पता चल जाता है कि इनको जो लड़की चाहिए वो जीती जागती नहीं चाहिए, उनको वो एक ऐसी लड़की चाहते हैं जो एक निर्जीव हो, जो बोले नहीं चाले नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन ना करे। जैसे हम लोग कोई भी सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, ठोक बजाकर चेक करते हैं, वैसे ही ये लोग मुझे देखने आए हैं। तो वो उनकी सोच विचार अच्छे नहीं थे। तो उमा आगे कहती है कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती? अर्थात ये जो बार बार मुझे जांच रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, बातें पूछ रहे हैं, क्या मुझे बुरा नहीं लग रहा है ये जो मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं? क्या मैं कोई निर्जीव वस्तु हूं जो ये बार बार पूछे जा रहे हैं मुझसे? तब उमा शंकर की पोल खोलते हुए बताती है कि पिछली फरवरी में ये महाशय यानी शंकर लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए थे, यहां तक कि उन्हें जबरदस्ती भगाया गया, यहां तक कि एक नौकरानी के पैरों में भी गिरकर इससे माफी मंगवाई गई। अर्थात ये जो शंकर है ये अच्छा लड़का नहीं है, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, लड़कियों के हॉस्टल में जाता है। वहां अब आपको मालूम है जो लड़के लड़कियों के हॉस्टल में जाते हैं तो वो कैसे होंगे, तो ये अच्छा लड़का नहीं है। और फिर इससे माफी मंगवाई गई, नौकरानी के पैरों में गिरकर इससे माफी मंगवाई गई, जिस कारण इसे अपना मुंह छिपाकर वहां से भागना पड़ा था। अब ऐसी सिचुएशन में गोपाल प्रसाद जी उमा का पढ़ी लिखी होने की बात जानकर क्रोधित हो जाते हैं। लड़की शंकर की कमी बता रही है, यानी उसके बेटे की कमी बता रही है, तो अपने बेटे की तो कमियों को नजरअंदाज कर रहा है वो। यहां भी उमा को ही गलत बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि उमा शंकर की सच्चाई बता रही थी कि भाई तेरे बेटे में कमी है जो लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर लगाता है, लेकिन उसने अपने बेटे की कमी
ना मानते हुए बल्कि उमा को ही गलत साबित किया और क्रोध करने लगे। उमा ने कहा कि घर जाकर यह पता कर लीजिए कि आपके बेटे की बैकबोन है भी या नहीं। मैंने जैसे अभी बताया था, बैकबोन का यहाँ दो अर्थ है, एक तो शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से वो झुककर चलता था तो इसका मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी। दूसरा मानसिक रूप से, क्योंकि अब उसका कैरेक्टर भी सही नहीं है। जब बाप दहेज की बात कर रहा है, निर्जीव वस्तु की बात कर रहा है, तब भी वो चुपचाप सुन रहा था, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था। तो उमा कहती है कि घर जाकर जरूर ये पता कर लेना कि आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो इतना कहकर वो दोनों बाप बेटे वहां से चले जाते हैं। अब जाने के बाद गोपाल प्रसाद जी के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा भी लिए हुए वो नजर आते हैं। और गुस्सा वहीं पास में एक कुर्सी रखी हुई थी, वहां दम से बैठ जाते हैं। इतने में प्रेमा भी घबराई ही हुई उस हालत में वहां आ जाती है। इतने में रत्न जो मक्खन लेने के लिए बाजार गया हुआ था वो इस समय वापस घर आ जाता है। और जब नौकर घर आ जाता है तो सब उसी को देखने लग जाते हैं। बेटा, ये यहाँ पर जैसे लड़का और लड़की दोनों के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में बात की गई है, बताया गया है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को वस्तु मानते हैं, औरत को मान सम्मान इज्जत नहीं देते हैं। अगर सच जाने तो बेटा, शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसमें लड़का और लड़की के विचार अहम होते हैं और इन्हीं विचारों के कारण आने वाली जिंदगी डिपेंड होती है। अगर दोनों लड़का और लड़की के विचार अच्छे हैं, समझदारी से वो टैकल करते हैं, तो इन फ्यूचर आने वाला समाज भी हमारा अच्छा ही होगा। और समाज अगर अच्छा होगा तो हमारे देश में जितने भी बुरी चीजें हैं, बुरी प्रथाएं हैं, बुरे विचार हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और नव युवकों के विचार के अकॉर्डिंग अगर हमारा देश चलेगा तो हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है कि युवा पीढ़ी के विचार अच्छे हों। उन्नति तभी मिलती है जब विचार अच्छे होते हैं, कुछ करने का साहस होता है, हिम्मत होती है, लगन होती है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है अच्छे विचारों के साथ। रीढ़ की हड्डी पाठ में जो दो फैमिलियां दिखाई गई हैं, उमा की फैमिली एक अच्छी है, समझदार फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है, और जो शंकर की फैमिली है वो आपको मालूम है विचार उनके अच्छे नहीं हैं। तो हमें ये वाली बात सही है कि बेटी की शादी करनी जरूरी है, लेकिन उसके लिए परिवार भी अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी बेटी अपनी आने वाली जिंदगी एक अच्छे ढंग से इज्जत के साथ व्यतीत कर सके, ना कि हमें ऐसे घटिया परिवार वालों के आगे झुकना चाहिए। हमें ऐसे परिवार वालों के आगे कोई झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसके लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। हमें उसकी खुशी का हम ध्यान रखते हैं, ये बात सही है, लेकिन उसे इन फ्यूचर मान सम्मान इज्जत मिले, इसका भी हर बेटी के पिता को ध्यान रखना चाहिए। तो ये है आपका पाठ रीढ़ की हड्डी, जिसमें
ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। अब बेटा हम क्वेश्चन देखेंगे। इस एकांकी में आप मुख्य पात्र किसे मानते हैं और क्यों? बेटा इस एकांकी का जो मुख्य पात्र है वो उमा है, क्योंकि आपने मूवीज देखी होंगी, हीरो क्या काम करता है, सभी से फाइट करता है, अपना एक अहम भूमिका निभाता है। तो इस लेसन में भी सबसे अहम भूमिका जो निभाई है वो है उमा, क्योंकि उमा ही उनके विचारों का खंडन करती है, उनकी बातों का विद्रोह करती है और अपने अस्तित्व को उजागर करती है, अपने विचारों को बताती है। तो इस एकांकी की जो मुख्य पात्र है वो है उमा, क्योंकि नारी पात्र जो है वो अपने विचारों के द्वारा दूसरे पात्रों पर भारी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो एकांकी है, एक कहानी जो है, ये उमा के चारों तरफ घूमती रहती है, और कहानी जिसके चारों ओर घूमती रहती है उसे ही मुख्य पात्र माना जाता है। तो इस लेसन में मुख्य पात्र उमा है। अब रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चरित्र की विशेषताएं आप लोग कर ही लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? ये आपको समझ ही आ गया होगा कि अगर हम शंकर और उमा में से किसी एक को चूज करें तो आप किसको चूज करेंगे जिससे समाज में फायदा हो? यस, नेचुरल बात है, आप उमा को ही चूज करेंगे। अब क्यों करेंगे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि शंकर की किन कमियों की ओर संकेत किया गया है। मैंने आपको ये बताया है कि शारीरिक और मानसिक कमी बताई गई है, साथ में वो अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता है, चुप रहता है, ये सारी कमियां आपको लिखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार की व्यवहार की उपेक्षा करते हैं? ये मैंने आपको बताया ही था कि वो चाहते हैं कि लड़के वालों के आगे वो ढंग से व्यवहार करे, अच्छी दिखे, मेकअप कर ले, ताकि उसकी शादी इस परिवार में, संपन्न परिवार में हो जाए। इसमें एक क्वेश्चन है, रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी बार बार एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। तुलना करना कहां तक तर्क संगत है? इसका मीनिंग ये है कि बेटा अगर आपने अपने दादा दादी, डैडी, मम्मी के विचार अगर लिए हों तो वो अक्सर कहते हैं हम तो ये नहीं करते थे, हम तो वो नहीं करते थे, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। ये अधिकतर परिवारों में देखने को मिलता है। मैं सभी परिवार की बात नहीं कर रही हूं, अधिकतर परिवारों में देखने को मिलता है। तो बेटा ऐसा करना गलत होता है। जनरेशन गैप हमेशा ही रहता है और आगे भी रहेगा। समय परिवर्तित होता है और चीजें भी चेंज होती हैं, माहौल भी चेंज होता है, विचार भी चेंज होते हैं। इसलिए गोपाल प्रसाद जी को और रामस्वरूप जी को ये लाइनें नहीं कहनी चाहिए कि एक हमारा जमाना था और एक अब जमाना है। हाँ, वो अपने भाव विचार व्यक्त करते हैं कि हम अपने टाइम पे समोसे खा जाते थे, हम इतनी मेहनत करते थे, ठीक है, वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन तुलना नहीं करनी चाहिए। आई थिंक आपको लेसन समझ आ गया होगा।